नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। देखते हैं आज के पेपर से एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या क्या न्यूज में है। इजराइल स्ट्राइक 34 के लिए गाजा में थोड़ा बात करेंगे, गाजा के बारे में। पैलेस्टीनियन स्टेट, ठीक है। हाउ इंडियंस बेनिफिट फ्रॉम H1B वीजा का प्राइस अभी ट्रंप ने बढ़ा दिया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन वीजा लगाता है, इससे इंडिया का क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर 55% टैरिफ, वही अपना ये वीजा वाला। टाइगर के बारे में बात करेंगे, इंडिया में कितने टाइगर प्रेजेंट है। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे, बिग कैट अलायंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओवर 100 दिल्ली स्कूल रिसीव बॉम्ब थ्रेट्स, टेररिस्ट ने बॉम्ब थ्रेट का ये दिया है। ठीक है, दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं। 135 केसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, टोटल कितने प्रेसिडेंट रूल इंडिया में लगे हैं उसके बारे में बताया है। 55 ट्रेन कैंसिल। अपने कुर्मी के बारे में जो एसटी का डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का डिमांड कर रहे हैं कि कुर्मी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब के कैटेगरी में रखा जाए। ओके, नॉट दिस वन, ये आर्टिकल है। नेक्स्ट, रशिया लॉन्चेस ड्रोन एयर स्ट्राइक यूक्रेन में एयर स्ट्राइक किया है। ठीक है, वही अपना H1B वीजा पेपर लीक। ओके, तो आज ये कुछ खास आर्टिकल्स हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, देखिए, इजरायली एयर स्ट्राइक किल 34 इन गाजा। ये रहा गाजा, ये है गाजा। ठीक है, इजराइल। अब देखिए ये शुरू होता है कब, मई 2023 से, क्या, आई थिंक सितंबर 2023, जब हमास ने यहाँ पे लेबनान है, हमास ने यहाँ से 5000 मिसाइल इजराइल के ऊपर मारा था। अब इजराइल एक न्यूक्लियर कंट्री, पावरफुल कंट्री, ये यहाँ का जो प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, ये बुखला गया। ठीक है, कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेजबोल्ला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इजराइल पर अटैक कर दिया। अब उसी समय नेतन्याहू ने, मेरे ख्याल से लगता है, कसम खा लिया होगा कि अब छोड़ेंगे नहीं ये गाजा में है या फिर पैलेस्टीन में है, जितने भी, ठीक है, जो हेजबोल्ला के सपोर्टर्स हैं उनको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसा। तो अभी इसने इजराइल आए दिन रेगुलर गाजा हो गया, अपना यहाँ पे ये लेबनान हो गया जहाँ पे हमास वाले हैं, हमास पैलेस्टीन हो गया, यहाँ पे आए दिन अटैक करते रहते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है। इजरायली एयर स्ट्राइक किल 34, यहीं पे लिखा है। वेस्टर्न कंट्रीज इंक्रीजिंग लेड इंटेंसिफाइंग गाजा, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड गैदर। अब यहाँ पे बहुत से कंट्रीज जो है, बहुत से जो कंट्रीज है, ये पैलेस्टीन, ये देखिए ये है पैलेस्टीन। अब इसको एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं कि एज ए इनको भी एक स्टेट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 1948 का है। उस समय पैलेस्टीन इतना पूरा होता था, तो जब ज्यूस ने, जो इजराइल ने फिर जाके अपना पैर जमाना शुरू किया, और अब सिर्फ इतना ही रह गया है जो पैलेस्टीन है, ये जेरूसलम है, जेरूसलम। अब्राहमनिक रिलीजन का एक सेंटर पॉइंट है ये जेरूसलम। ठीक है, मतलब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और मुस्लिम्स का जो हेड ऑफ द पॉइंट है ना, यहीं पे है। यहीं से अब्राहमनिक रिलीजन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग पॉइंट है। नेटजरीन, कतार, दारुम, खातिब, खान यूनिस, रफा यहाँ पे है। रफा एक कॉरिडोर है पास होने के लिए, ताकि जो गाजा में अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस या फिर एयर स्ट्राइक हो तो रफा कॉरिडोर से ये लोग इजराइल में आ जाए। ठीक है, तो ये गाजा, ये रापूरा, ये और ये बैरियर्स है। अब जो नेतन्याहू, इसने प्लान कर लिया कि गाजा को टोटली इसमें
इजराइल में ही मिला लेना है। देयर शुड बी नो गाजा। अब ये चाहता है कि गाजा हो, गाजा को पूरी तरह से इजराइल में मिलाना चाहता है, ठीक है, गाजा को ये पूरी तरह से इजराइल में मिलाना चाहता है। हालांकि अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो गाजा है ना, गाजा को एक लिविंग हेल बोला जाता है, गाजा को लिविंग हेल बोला जाता है, लिविंग हेल। तो एक तरह से अगर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर गाजा इजराइल में आ जाता है तो ये गाजा के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। कारण इसका ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इजराइल का अगर वो पार्ट बन जाएगा तो यहाँ पे गाजा में डेवलपमेंट ही होगा, ठीक है, गाजा में डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए एज सच आपको भी पता है कि इजराइल कितना डेवलप है और कितने कम समय में इजराइल ने कितना प्रगति की है, कितना डेवलपमेंट किया, और गाजा पैलेस्टीन वही का वही। तो अगर गाजा और पैलेस्टीन बाई चांस इजराइल का पार्ट बन जाते हैं तो गाजा और पैलेस्टीन का एक बेनिफिट होगा, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ये है। तो बेसिकली यहाँ पे हालांकि ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव था, ठीक है, ये वाला गाजा इजराइल में बन जाएगा, लेकिन नेतन्याहू ने कुछ और प्लान है। ये चाहते हैं गाजा में जितने भी हो यहाँ पे मतलब उन सबको, और जितने भी हमास के लोग हैं, जो हमास और जो इजराइल के खिलाफ, ये हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, अलकायदा वगैरह हो गया, ये लोग जितने भी इजराइल के लिए ये खतरनाक है उन सब पे अटैक कर रहा है। देखिए जब 8 to 10 सितंबर इजराइल ने लगभग 6 इस्लामिक नेशन पे अटैक किया है, 6 इस्लामिक नेशन पे अटैक किया है। कौन कौन है वो? तुनिशिया, कतर, लेबनान, सीरिया, गाजा, पैलेस्टीन, 1 2 3 4 5 6, ईरान पे भी अटैक किया है। तो गाजा एक्चुअली पैलेस्टीन का पार्ट है, ईरान पे भी अटैक किया है। तो टोटल 6 ऐसे नेशन है जहां पे इजराइल ने अटैक किया है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं यूएस प्लान टू सेल वेपन्स वर्थ 6 बिलियन टू इजराइल। अब देखिए यूएस क्या करता है, यूएस को सिर्फ बिजनेस करने से मतलब है, उसको वेपन्स बेचना है, ठीक है, यूएस को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने से मतलब है। इसीलिए आज यूएस वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत अमीर बना, पैसे एकदम बहुत कमाए, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर में लगी हुई थी और ये सबको वेपन्स बेच रहा था, ये सबको हथियार वेपन्स बेच रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, रशिया लॉन्चेस ड्रोन मिसाइल अटैक ऑन यूक्रेन। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये है पोलैंड स्क्रैम्बल एयरक्राफ्ट, पोलिश एलाइड एयरक्राफ्ट वर डिप्लॉयड अर्ली सैटरडे एंश्योर सेफ्टी टू पोलिश एयर आफ्टर। देखिए ये जो पोलैंड है, ठीक है, पोलैंड कहाँ पे, ये रहा, ये है पोलैंड। अब ये है नाटो का मेंबर, ठीक है, ये बनना चाहता है लेकिन इसको बनने नहीं दे रहे हैं, इसको ये बनने नहीं दे रहा है। और ये वाला जो रीजन है ना, ये कैलिनग्राड है, कैलिनग्राड जो कि रशिया का ही पार्ट है। तो यहां से ड्रोन स्ट्राइक किया था, ड्रोन किसने किया था, रशिया ने। फिर पोलैंड ने ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया कहां है, नॉट ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक से हेल्प मांगा। क्यों? चेक रिपब्लिक भी नाटो का मेंबर है, चेक रिपब्लिक भी नाटो का मेंबर है, ठीक है। इसने आर्टिकल 4 को इन्वोक किया था, आर्टिकल 4। इसमें क्या होता है, देखिए आर्टिकल 5 ऑफ नाटो बोलता है कि अगर किसी एक कंट्री पर अटैक हुआ, नाटो के किसी, देखिए नाटो में टोटल 32 मेंबर है, टोटल 32, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, इटली, सब मिला के 32 है। लेटेस्ट जो ऐड हुआ है ये स्वीडन ऐड हुआ है, लेटेस्ट स्वीडन, ठीक है। तो अगर आर्टिकल 5 के हिसाब से अगर किसी एक कंट्री पे अटैक हुआ, ठीक है, सपोज पोलैंड पे अटैक किया रशिया ने, तो सब जितने भी है सब मिलकर रशिया पे अटैक करेंगे। ये आर्टिकल 5 बोलता है, 5 ऑफ नाटो, ठीक है। नाटो का फॉर्म हुआ था 1949 में, ओके।
तो यहाँ पे कैच फायर आफ्टर अटैक बाय रशिया क्यू, यहाँ पे अटैक किया सैटरडे, मतलब कल ही अटैक किया है रशिया ने। Polish and allied aircraft are operating in our airspace, while ground-based air defense and radar system have been brought to the high state reading। अब देखिए पोलैंड जो है ये कहीं ना कहीं यूक्रेन का थोड़ा हेल्प कर रहा है, ठीक है। और इसी चक्कर में रशिया ने पोलैंड पे अटैक किया, ठीक है। वो हार्श अटैक नहीं था, वो एक जैसा ड्रोन वाला अटैक था, ठीक है। अगर हार्श अटैक करता तो रशिया के लिए प्रॉब्लम साबित हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर 50% टैरिफ, 1 lakh dollar annual fee for H1B वीजा, ट्रम्प लेटेस्ट हिट स्किल्ड इंडियन लेबर। अब देखिए H1B वीजा के बारे में जरा सोचते हैं, ठीक है। पहले देखिए H1B वीजा एक वीजा सिस्टम है, ठीक है, जहां पे यूएस में जो एम्प्लॉयर्स है वो इंडिया से लेबर को हायर करते हैं, उनके लिए वीजा बनवाते हैं और उनको यूएसए मंगवाते हैं ताकि वो वहां पे काम कर सके, ठीक है। अब देखिए ये सिर्फ इंडिया से नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो ठीक है। अब जितने भी इन अमेरिकन हैं, अब ट्रंप ने उनको बोल दिया है कि देखिए पहले कितना था, 2000 से 5000 डॉलर के आसपास था, 5000 डॉलर, ठीक है। अब वो बढ़ के 1 लाख डॉलर हो गया है कि अब अगर किसी एम्प्लॉयर अमेरिकन एम्प्लॉयर को जो वहां का सिटीजन है और उसको इंडिया से लेबर मंगाना है, इंडियन लेबर चाहिए, तो इस अमेरिकन एम्प्लॉयर को यूएसए गवर्नमेंट को 1 लाख डॉलर देना पड़ेगा। किस लिए? वीजा के लिए। अब देखिए अब ये इसके लिए प्रॉब्लम होगा। अब ये अमेरिकन एम्प्लॉयर जो नौकरी दे रहा है, ये इंडियन छोड़ के किसी और को ले सकता है, क्योंकि ये जो ट्रम्प है ना, इसने मोस्टली इंडियंस के लिए लगाया है, इंडियन लेबर। पता नहीं इंडियन से इसको क्या दुश्मनी हो गई, इंडियन से इस बंदे को क्या दुश्मनी हो गई। अरे ये नहीं, इसके लिए तो काला कलर करना चाहिए। पता नहीं इसको क्या दुश्मनी हो गई इंडियन से, ठीक है। ट्रम्प डिसीजन स्पार्क्स रश एंजाइटी, डोंट नो व्हाट अवेट्स। अब यहाँ पे जो यहाँ पे इंडियंस जो यूएसए में काम करते हैं, ठीक है, अब उनको अगर फिर से जाना है यूएसए, तो अब उनके जो एम्प्लॉयर हैं, अब पैसे तो इनसे लेंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ मोस्टली स्किल्ड लेबर की बात की जा रही है, यहाँ पे मोस्टली स्किल्ड लेबर की बात की जा रही है, स्किल्ड लेबर जो मोस्टली व्हाइट कॉलर्स रहते हैं, व्हाइट कॉलर्स जॉब, उनके लिए। अब ये प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट कर रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पे 20,000 एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन H1B एज पर द लेटेस्ट यूएस सिटीजनशिप इमिग्रेशन सर्विस, इसके तहत। अभी इससे क्या होगा, बहुत से जो इंडियन यूएसए में काम कर रहे थे, अब उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा, अपॉर्चुनिटी गिर जाएगा। क्यों? अब उतना पैसा कौन देना है? 1 लाख डॉलर, 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख डॉलर। अब इसको अगर इंडियन रुपीस में लाए तो 88 लाख रुपया, 88 लाख रुपए कौन दे भाई? इतना तो इनकम भी नहीं है, ठीक है। तो ये है टोटल, क्योंकि ट्रम्प अभी अमेरिका को पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ओवर 100 दिल्ली स्कूल्स रिसीव बॉम्ब थ्रेट। अभी जितने भी दिल्ली में स्कूल्स है उसमें से टोटल 100 में उनको बॉम्ब थ्रेट का ये मिला, ठीक है, मतलब बॉम्ब से गिरा देंगे। ये मोस्टली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वही अपने अल-कायदा या फिर लश्कर तैयबा, ये सब तो नहीं। जो इंडियन टेररिस्ट में होंगे, इंडियन इस्लामिक टेररिस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सा है, मुजाहिदीन, क्योंकि यहाँ पे एज सच मेंशन नहीं है कि टेररिस्ट का जो ये मतलब थ्रेट दिया किसने, तो मे भी हो सकता है कोई भी दिया हो। इन इंडिया एज पर द सर्टेन guidelines for KYC registration mandatory, however in many other countries this is not a case, they follow no legal
So whenever sends email using VPN, the service provider does not keep a log. यहाँ पे आईपी एड्रेस मिसिंग है, आईपी जिसने भी ईमेल सेंड किया उसका आईपी एड्रेस मिसिंग है, ठीक है। तो हो सकता है मुजाहिदीन का हो, ठीक है। लश्कर तैयबा मुश्किल है, लश्कर तैयबा बॉम्ब का अटैक में दे सकता है, चांसेस है, लेकिन मुजाहिदीन का मोस्टली लग रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 135 केसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, न्यू पार्टी हेल्ड 87 टाइम्स आफ्टर इट वाज लिफ्टेड। देखिए इसका ये सारांश है कि भारत में अलग अलग जो स्टेट है टोटल 135 केसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, 135 बार प्रेसिडेंट रूल लगने का चांसेस हुआ है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके ऊपर, अब उसमें से 87 टाइम जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाता है, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट रूल आता है आर्टिकल 356 के तहत। अब इसमें प्रेसिडेंट जैसे जो पार्लियामेंट है ये प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, ठीक है, किसी भी स्टेट के ऊपर। अगर स्टेट में अगर हंग ये असेंबली है, क्या है, हंग असेंबली या फिर आर्टिकल 365, आर्टिकल 365 में ऐसा, आर्टिकल 365 में ऐसा है कि अगर इन केस आर्टिकल 3 अगर इन केस स्टेट सेंटर की बात ना माने, सेंटर का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम ना करके नॉन गवर्नमेंट एक्टिविटी, मतलब जो अपना हाई कोर्ट का भी हो गया तो हाई कोर्ट का पावर एंड पोजीशन डाउनग्रेड करना, अगर ऐसी एक्टिविटी तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगने का चांस है, आर्टिकल 365, ठीक है। लेट मी चेक, हाँ, आर्टिकल 365 इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विथ गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब देखिए यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया कि कौन कौन से आर्टिकल से क्या लगता है, उसके पास करने के लिए कौन सी मेजोरिटी लगती है। एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबलिंग, अगर बाहर से हमला हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ये कब हुआ था, जो बांग्लादेश, हाँ 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। इस समय नेशनल इमरजेंसी लगा था, ठीक है, 1975 ये सब टाइम पे जब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, ठीक है। ये मोस्टली इंटरनल बेसिस पे लगाया गया था, इंटरनल बेसिस पे लगाया गया था, ठीक है। मस्ट बी अप्रूव्ड बोथ द हाउस विद इन 1 मंथ, जो ये नेशनल इमरजेंसी रहता है दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा, 1 महीने के अंदर उसको अप्रूव करना पड़ता है। इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है, स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, 6 महीने के लिए कंटिन्यू कैन बी एक्सटेंड इंडेफिनिटली पीरियड, मतलब 6 महीने के, लेकिन उसको बार बार एक्सटेंड किया जा सकता था, ठीक है। इसीलिए 1975 में इंदिरा गांधी उसको बार बार एक्सटेंड कर रही थी, इंदिरा गांधी बार बार एक्सटेंड कर रही थी। 1977 तक चला था ये, 1977 तक चला था ये वाला। ओके, अब आर्टिकल 356 और 365 इसमें प्रेसिडेंट रूल की बात की है। आर्टिकल 365 क्या बोलता है, अगर स्टेट सेंटर के जो ऑर्डर्स है अगर उसके साथ कंप्लाई करने में फेल होता है तो प्रेसिडेंट रूल लगता है। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट है, अभी फिलहाल मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, मणिपुर में, ठीक है, जो मणिपुर में वायलेंस हुआ ना, तो अगर किसी स्टेट में वायलेंस हुआ हो, ठीक है, लार्ज स्केल पे एथनिक वायलेंस, और वहां की गवर्नमेंट ने, सरकार ने इस्तीफा दे दिया हो, तब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। या फिर कहीं पे हंग असेंबली हो, हंग असेंबली
हंग असेंबली, और वहां पे सरकार नहीं बन पा रही है, अगर मेजोरिटी का सरकार को नहीं बना पा रहे तो भी वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगने का चांस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब वही है कि सेंटर अगर कोई निर्देश दे रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, और अगर स्टेट उसको नहीं मान रहा है तो उस पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट अप्रूवल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस, पार्लियामेंट ऑल थ्री टाइम्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस इन 2 मंथ। यहाँ पे 2 मंथ में दोनों हाउस जो है लोकसभा राज्यसभा अप्रूव करना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, जो प्रेसिडेंट रूल होता है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ओके। कंटिन्यू फॉर 6 मंथ कैन बी एक्सटेंडेड टू मैक्सिमम 3 ईयर्स। किसी भी स्टेट में 3 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता एट एनी कॉस्ट, मतलब गवर्नमेंट को वहां पे जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको फिर से वैसे ही मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फिर से उसको सेटअप करना पड़ेगा, ओके। ये यहाँ पे बताया है। कंटिन्यूस इंडेफिनेटली अंटिल रिवोक्ड। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगता है, आर्टिकल 360 जब फाइनेंशियल इमरजेंसी रहता है। हालांकि अभी तक अपने इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, अपने इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। 2 मंथ में सिंपल मेजोरिटी। अब देखिए 1991 में चांसेस था कि इंडिया में 1991 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता 1991, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसमें ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन को प्रमोट किया, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन वही जिससे वर्ल्ड की ग्लोबलाइजेशन मतलब बिजनेस को अपना एफडीआई आने के लिए ये देखिए क्या ये एफडीआई और एफपीआई इंडिया में आ सकते हैं, एफडीआई एफपीआई, ओके। ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के तहत जो लाइसेंस राज था ना, लाइसेंस राज इसको खत्म किया। मतलब पहले आपको कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए लाइसेंस एकदम डेफिनेटली जरूरी था, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन, बहुत से ऐसे जो प्राइवेटाइजेशन मतलब बहुत से ऐसी जो कंपनी थी गवर्नमेंट ओन करती थी लेकिन वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज कर दिया, ओके। ये है इसका। अब देखिए यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बारे में डिफरेंस बताया, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ही लग सकता है, ठीक है। 3 इयर्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वापिस से सेटअप करना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब मस्ट है। It can be proclaimed only when security of India part of threatened by war, external aggression और armed rebellion, ठीक है, armed rebellion मतलब वही अगर बाहर से अटैक हो रहा है, ठीक है। अगर जैसे चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था, पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, उस समय पे, ठीक है। तो ये उस समय लगा था नेशनल इमरजेंसी, ओके। During its operation, the state executive legislature continues to function. During its operation, जो state legislative assembly से रहती है ना, वो continue रहती है, मतलब उसको कोई खतरा नहीं होता। लेकिन वहीं पे प्रेसिडेंट रूल में उसको डिसॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को खाली इस्तीफा देना पड़ता है, बाकी डिसॉल्व नहीं होता। ड्यूरिंग ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं वो डिसमिस रहते हैं। एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है उसको सस्पेंड या फिर डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ममता बनर्जी है, ठीक है, तो ममता बनर्जी को अगर ये वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा तो ममता बनर्जी को हटा दिया जाएगा, इस्तीफा दे दिया जाएगा कि आप एक काम करो, कुछ समय के लिए गद्दी छोड़ो, ठीक है। लेकिन वो उस समय एमएलए बनी रहेगी, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगी,
ठीक है, कोई भी डिसीजन जो मेजर डिसीजन है वो नहीं ले पाएंगी, ठीक है। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द स्टेट थ्रू द गवर्नर एंड द पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द स्टेट। इन ब्रीफ, द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट आर एज्यूम्ड बाय द सेंटर। सेंटर उसके बाद ये बिहाफ में काम करेगा, ठीक है। जो ये एग्जीक्यूटिव बने रहेंगे ना, तो जो भी जैसे गवर्नर, तो उसमें गवर्नर को पावर ज्यादा मिल जाता है कि जो ये एमएलए थे उनको लेके उस स्टेट में एग्जीक्यूटिव मशीनरी फिर से चालू करें। ओके, अंडर दिस द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर सब्जेक्ट एन्यूमरेटिंग द स्टेट लिस्ट only by itself and it cannot delegate the same to any other body or authority। यहाँ पे पार्लियामेंट खुद ही यहाँ पे लॉ बनाएगी पूरे देश के लिए, ठीक है। कहाँ पे? जब नेशनल इमरजेंसी लग जाए, पूरे देश में इमरजेंसी लग जाए, और वहीं पे अगर पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाए तो या तो पार्लियामेंट ये लॉ बनाएगा या फिर किसी एक बॉडी को, ठीक है, कोई एक बॉडी वहां पे बना देगा जो गवर्नर के अंदर रहेगा, वो वहां पे लॉ बनाएगा। ओके, या फिर प्रेसिडेंट खुद उसके लिए लॉ बनाएंगे, या फिर प्रेसिडेंट खुद उसके लिए लॉ बनाएंगे। ओके, तो वही लिखा, यूनाइटेड अंडर दिस पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉ फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और एनी अदर स्पेसिफाइड बाय हिम। या तो प्रेसिडेंट, या तो गवर्नर, या तो कोई अदर स्पेसिफाइड करते उनको दे देंगे कि आप एक काम करो, आप पर्टिकुलर जो स्टेट है जिसपे प्रेसिडेंट रूल लगा है उसके ऊपर आप ये लॉ वगैरह बनाओ, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सेटअप करो। ओके, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन, इट कैन बी कंटिन्यूड इंडेफिनेटली विद द अप्रूवल पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ। जो नेशनल इमरजेंसी है वो इनडेफिनेटली चल सकता है, ये इनडेफिनेटली चल सकता है, ठीक है, लेकिन हर 6 महीने में इसको फिर से अप्रूवल करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये जो है, जो नेशनल प्रेसिडेंट रूल है, ये सिर्फ 3 साल तक चलेगा, क्योंकि देखिए किसी भी स्टेट में ऑल टाइम प्रेसिडेंट रूल लगाना भी वो स्टेट डेवलप नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए अगर किसी स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर है, अभी मणिपुर में फिलहाल प्रेसिडेंट रूल है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फिर से सेटअप करना पड़ेगा, वरना इसके पास प्रेसिडेंट रूल ये लगा रहेगा तो डेवलप नहीं कर पाएगा। ओके, तो मैक्सिमम 3 साल, 3 years। Okay, under this the relationship of only the state under the emergency with the center undergoes modification। मतलब यहाँ पे सेंटर जो है ये under this relationship of only the state under emergency the center undergoes modification। मतलब सेंटर और जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है उसका जो रिलेशन है वो मॉडिफाई होता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है, कितना फंडिंग देना है, पॉलिटिकल रिलेशन, ठीक है, कि कौन सा पार्टी यहाँ पे सेंटर पे है, कौन सा पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है, ये वाला मॉडिफिकेशन। और यहाँ पे अंडर दिस रिलेशनशिप ऑफ द सेंटर विद ऑल द स्टेट अंडरगोस मॉडिफिकेशन। मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगा रहेगा उस समय जो ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है उसके साथ रिलेशन जितने भी स्टेट है भारत में उन सब के साथ मॉडिफाई होगा। फॉर एग्जांपल जब 1975 में इमरजेंसी लगा था तो इंदिरा गांधी ने जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे उन सबको जेल में बंद कर दिया था, चाहे वो स्टेट में हो या चाहे सेंटर में, ठीक है, जितने भी। अगर फॉर एग्जांपल एमपी में या फिर झारखंड में, एमपी में उस समय झारखंड एग्जिस्ट नहीं करता ना, एमपी में या फिर बिहार में, बिहार के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस है और वहां पे ऑपोजिशन है, तो सारे ऑपोजिशन को जेल में बंद कर दे रहे थे। तो इसीलिए इनका अंडरगोस मॉडिफिकेशन विद एवरी स्टेट। Every resolution of parliament approving the proclamation of its continuance must pass by the special majority। मतलब नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों का लगेगा, ठीक है। इसमें सिंपल मेजोरिटी लगेगा जो अपना आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 365 के तहत भी प्रेसिडेंट रूल लगता है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि अगर स्टेट सेंटर के जो ये आदेश है उसका पालन नहीं कर रहे तब प्रेसिडेंट रूल लगता है। ओके, लेकिन आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब उस स्टेट में कोई एथनिक वायलेंस हुआ है एट लार्ज स्केल, वहां की गवर्नमेंट ने रिजाइन दे दिया है, ओके, तब जाके लगता है। लोकसभा कैन पास रिजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन, देयर इज नो सच प्रोविजन, इट कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट रूल में डायरेक्ट प्रेसिडेंट बोल देगा हाँ चलो एक काम करो, प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे खत्म करो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट वहां पे। अब देखिए प्रेसिडेंट मतलब इन शॉर्ट, प्रेसिडेंट किसके निर्देश पे काम करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसके निर्देश पे काम, मतलब प्रेसिडेंट कर रही है मतलब प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है, बस वही है। अब ये कुछ आर्टिकल्स है। आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो कि मैंने बोला ना, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा था नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो कांग्रेस ने लगाया था इमरजेंसी। इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, जो इमरजेंसी लगा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, पॉलिटिकल पार्टी और जो स्टेट है उनका क्या जो रिलेशनशिप मॉडिफिकेशन होता है वो कैसे होगा, इसके बारे में बात किया। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। जिस समय इमरजेंसी रहा है पूरे देश भर में, उस समय जो रेवेन्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्स कलेक्शन, तो स्टेट को भी चाहिए ना उनका डेवलपमेंट के लिए। देखिए 1975, 1976, 1977 लगभग 2.5 साल के लिए इमरजेंसी लगा था। तो उस समय तो पूरे देश में ये फंड जो है, फंड वो भी अलग अलग ये क्षेत्र में चाहिए ना, फंड एलोकेशन, वो किस समय होगा इसके बारे में बताया इस आर्टिकल में। ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये बताया कि सेंटर का ये दायित्व है कि वो स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करे। एग्जांपल 1962 में, 1962 वॉर इंडिया चाइना, 1965 वॉर इंडिया पाकिस्तान। इस समय सेंटर का ये दायित्व था कि वो स्टेट में हो रहे हिंसा जो कि बाहर के जो देश है चाइना पाकिस्तान ये कर रहे थे उनसे प्रोटेक्ट करने का। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। आर्टिकल 350 एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर अंडर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356 कि जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है वहां पे लेजिस्लेटिव, वहां पे लॉ कैसे बनाए जाएंगे, वहां पे लॉ कैसे बनाए जाएंगे इसके बारे में बताया। कि देखिए अपने इंडिया में ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके ऊपर बहुत बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। फॉर एग्जांपल मणिपुर अभी लेटेस्ट का है जिसके ऊपर टोटल 11 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, ठीक है, 11 टाइम्स। यूपी है, यूपी में 9 टाइम्स लग चुका है, 9 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। मतलब बोले ना ऑल ओवर इंडिया 35 प्रेसिडेंट रूल लग चुके हैं, 35 टाइम प्रेसिडेंट रूल लग चुके हैं, 35 केसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अब यहाँ पे 87 टाइम जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगे हुए थे वहां पे सरकार ही बदल जाती थी, उसके बारे में बताया है। ओके, आर्टिकल 359 सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब यहाँ पे ये बताया कि जो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के फंडामेंटल राइट जितने भी हैं उतने सब सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सस्पेंड हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सस्पेंड हो गया, फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सस्पेंड हो गया है, ठीक है। फिर राइट टू लाइफ रहता है, राइट टू लाइफ सिर्फ ये सस्पेंड नहीं हुआ रहता है, ठीक है। आर्टिकल 360 प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, ओके। नेक्स्ट, हाउ टाइगर झुमरी हेल्प रिवाइव बिग कैट नंबर्स एट छत्तीसगढ़ रिजर्व। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व है, अचानक मार टाइगर रिजर्व। जो अचानक मार अमरकंटक है ना, वहां पे टाइगर रिजर्व में पहले कितना था, पहले 5 ही थे 2017 में, समथिंग 2017 में, 2018 में सिर्फ 5 थे, ओनली 5। अभी ये बढ़ के 22 हो गया, 18 हो गए, 18 नाउ। टाइगर कितने हो गए अभी, 18 टाइगर्स हो गए, टोटल 18 टाइगर्स, टोटल 18 टाइगर्स हो गए, ठीक है। अब इसमें ये जो झुमरी है, झुमरी टाइग्रेस, इसका बड़ा नाम है कि इसमें टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद, 5 से अभी 18 हो गए, जिसमें से 18 से 10 एडल्ट्स हैं
ठीक है, 18 से 10 एडल्ट है, अप टू 18 10 एडल्ट है, 10 एडल्ट और 8 कब, ठीक है। 10 है बड़े शेर बिग कैट, 8 है कब्स, ठीक है, ये बड़े हैं। अभी देखिए भारत में टोटल एक होता है देखिए कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, ये स्टेट को निर्देश देती है कि कोई भी जैसे कोई एरिया है वहां पे अच्छी खासी टाइगर पॉपुलेशन है, उसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाए, उसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाए, ठीक है। ये था देखिए टाइगर प्रोटेक्शन का काम 1972 से शुरू हुआ, जब मेवाड़ के राजा उन्होंने एक शेर का टाइगर का शिकार करके इंदिरा गांधी जी को भेंट करते हैं, ठीक है, कि ये राजाओं की तरफ से आपके लिए भेंट। तब उसमें इंदिरा गांधी जी को बहुत दुख होता है कि सिर्फ गिफ्ट देने के लिए एक टाइगर को मारा गया है। तब उन्होंने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाते हैं, प्रोटेक्शन एक्ट, और 1973 में टाइगर प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट लाते हैं, टाइगर एक्ट, 1973 टाइगर एक्ट। अब पूरा नाम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्ट टाइगर। अब यहां से टाइगर्स को अपने इंडिया में बचाने का प्लान शुरू हो जाता है, ठीक है। और अभी इंडिया में टोटल समथिंग अराउंड 3600 प्लस टाइगर्स है। दुनिया में टोटल टाइगर्स से का 70% सिर्फ भारत में पाया जाता है। दुनिया में जितने भी टाइगर पाए जाते हैं उसका 70% टाइगर सिर्फ और सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। वो किस लिए? प्रोजेक्ट टाइगर के बदौलत। इसमें एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया जो स्टेट को बोलता है कि टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, मतलब किसी भी एरिया में अगर ज्यादा टाइगर है तो उस एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं और टाइगर्स का पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ओके, अब ये देखिए टोटल ओवरऑल इंडिया में 3682 टाइगर्स है टोटल इंडिया में। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद सेकंड कर्नाटका में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है अपना उत्तराखंड, कर्नाटका फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक आता है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जो कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व था, फर्स्ट टाइगर रिजर्व। अब देखिए स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था उस समय भारत में ऐसे 9 टाइगर रिजर्व को एज अ टारगेट किया गया था कि यहाँ पे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे देखिए टोटल 9 टाइगर रिजर्व थे। अपना जिम कॉर्बेट आ गया, पलामू टाइगर आ गया, नागार्जुना सागर आ गया, नागार्जुना सागर आ गया, ये सब पेंच टाइगर आ गया, पेंच। तो ऐसे टोटल 9 थे जहां पे फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में यहाँ पे टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर को इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। टाइगर रिजर्व अलग अलग जगह बनाया गया। अभी इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है, 58 टाइगर रिजर्व, ठीक है, विथ रातापानी एज द लेटेस्ट। रातापानी टाइगर रिजर्व लेटेस्ट है, ये कहां पे है? एमपी में है। तो ऑल ओवर इंडिया कितने टाइगर हैं? 3682। ये डेटा 2022 का है, क्योंकि देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हर 4 साल में ये सर्वे करता है कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। एवरी 4 ईयर टाइगर का सर्वे होता है, ठीक है। तो देखिए 2022 में ये हुआ तो 3682 टाइगर आए। अभी 2022 अभी डायरेक्ट होगा 2026 में, ठीक है। 2026 में जब होगा तब पता चलेगा इंडिया में और कितने टाइगर बचे, मतलब बढ़े। हो सकता है ये बढ़ के 4000 हो जाए, ठीक है। तो भारत में इतने टाइगर रहेंगे। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, केरला, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान,
यहाँ पे इतने टाइगर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। ओके, अब देखिए 57 टाइगर रिजर्व फरवरी 2025 में ये हुआ। अब टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं अभी देखिए, टोटल अभी 58 टाइगर रिजर्व है। 58 कौन बना? राता पानी बना ना, राता पानी बना या फिर गुरु घासीदास बना? 58 टाइगर रिजर्व, 58 टाइगर रिजर्व। माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना, माधव नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे है मेलघाट, चेंज कर लेता हूं। ये देखिए एमपी में कितने हैं, ये एमपी के टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एमपी में कितने टाइगर रिजर्व है ये देखिए, सतपुरा हो गया, कान्हा हो गया, वीरंगना हो गया, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, पन्ना हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, ये है पन्ना, दुर्गावती, सतपुरा, पेंच, मेलघाट, मेलघाट एक्चुअली महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये इतने सारे, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, पेपर लीक एक्यूज्ड एड हेल्ड फॉर प्रॉमिसिंग सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब टेस्ट डिमांडिंग 15 लाख। अब देखिए भारत में जो पेपर लीक हो रहा है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक होता रहता है। ओके, अभी एसएससी का लीक चल रहा है, एसएससी ये अपना उत्तराखंड का, उत्तराखंड। ठीक है, एसएससी उत्तराखंड, यूजीसी नेट, यूजीसी नेट, नीट। ओके, अब देखिए ये चल रहा है। अब देखिए अभी सितंबर में गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट लाया? 2024 में, 2024 में पेपर लीक, पेपर लीक एक्ट, एंटी पेपर लीक एक्ट। देखते एक्ट का नाम क्या है। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, पब्लिक एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसके तहत अगर इंडिया में पेपर लीक के केसेस पकड़े जाते हैं तो जो पेपर लीक करवा रहा है उसको हार्श पनिशमेंट, नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत उसको सजा मिलेगी। अब देखिए पनिशमेंट कैसा है, अगर कोई सिंगल बंदा हो, ठीक है, या अगर ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उसको 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना, 10 लाख का जुर्माना। आपके ऑर्गेनाइजेशन हो जो पेपर लीक करवा रहा हो तो उसको 10 साल तक सजा मिलता है, 10 इयर्स जेल, 10 इयर्स जेल और 1 करोड़ का जुर्माना, 1 करोड़ का जुर्माना उसको भरना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये एक्ट है। उत्तराखंड जैसे एग्जाम टुडे लीक, ठीक है, 15 लाख डिमांड कर रहा है। पेपर लीक केस, हाई कोर्ट ऑफिशियल सस्पेंशन। कौन सा एग्जाम? अपना राजस्थान का एग्जाम था। ठीक है, राजस्थान का एग्जाम था। एसएससी अनाउंस री एग्जाम फॉर अफेक्टेड कैंडिडेट। 64 ऐसे एग्जाम सेंटर्स हुए जहां पे एसएससी का एग्जाम हुआ, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हुआ, जहां पे टेक्निकल फेलियर्स की वजह से एग्जाम कैंसिल करने पड़े। ठीक है, सीजीएल एग्जाम। ओके, नेक्स्ट 55 ट्रेन्स कैंसल, मनी डाइवर्टेड एज कुर्मी reignited प्रोटेस्ट फॉर एससी स्टेटस। अब देखिए जो कुर्मी, ठीक है, कुर्मी या कुर्मी बोल सकते हैं, ये बेसिकली झारखंड
झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ की मेजर ये आबादी है। ये लोग किसी किसी स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा में है, ओबीसी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे कि नहीं हमें एसटी का चाहिए, हमें एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए कि अब हमें एसटी में रखो। अब देख रहे हो आप देश में ऑल ओवर इंडिया कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती है, बोलती है हमें रिजर्वेशन दो। आप ऐसे महाराष्ट्र में देख रहे जरांग पाटिल जो कि मराठास के लिए ओबीसी का मांग कर रहा है। उनको कुर्मी नहीं कास्ट सर्टिफिकेट की मांग कर रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट कि मराठास को भी ओबीसी में दो। ये कुर्मीज बोल रहे हैं कि हमें एसटी का कैटेगरी दो, ठीक है। अब देखिए भारत में अगर ऐसे रिजर्वेशन का खेल चलता ना तो 2047 तक भारत एक डेवलप नेशन बन चुका, ठीक है। भारत ऐसा डेवलप नेशन कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन अब देखिए, ठीक है, कि एसटी का स्टेटस पाने के लिए मतलब क्या क्या क्राइटेरिया प्रोसीजर है। अब जिस स्टेट में ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहां का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, जो ट्राइबल मिनिस्टर वो पहले इस मुद्दे को उठाएगा, ठीक है, रिपोर्ट बनाएगा। फिर रिपोर्ट कहां पे जाएगा, रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा, ठीक है। ट्राइबल मिनिस्टर, वो भी स्टेट का ट्राइबल मिनिस्टर, ठीक है। अब जाएगा रजिस्ट्रार जनरल के पास। अब रजिस्ट्रार जनरल जो है ये वहां पे तहकीकात करेगा, ठीक है, फाइंड करेगा, टेक्निकल, फिर अपना सर्वे कराएगा, टेक्निकल सर्वे कि क्या सच में जरूरत है, ठीक है, तो सर्वे वगैरह कराएगा, फाइंडिंग सर्वे वगैरह कराएगा। उसके बाद जो भी वहां पे जरूरत है ये पूरा छानबीन करेगा, ठीक है, कि ये क्या सच में बैकवर्ड है। अब नेक्स्ट, अब जब रजिस्ट्रार जनरल अगर फिर देख रहे हाँ यहाँ जरूरत है, फिर ये वाला जाएगा जो सेंट्रल लेवल का मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल, सेंट्रल लेवल का, ये इस मुद्दे को पार्लियामेंट में रखेगा, और पार्लियामेंट से जब पास हो जाएगा कि हाँ जो कुर्मी है इनको एसटी का स्टेटस मिल जाना चाहिए, तब जाके प्रेसिडेंट और गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू, गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू इनको कास्ट सर्टिफिकेट में एसटी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब इस बच्चे को क्या ही पता क्या चल रहा है, ठीक है, इस बच्चे को क्या ही पता क्या चल रहा है। लोगों ने ग्रुप बनाया, डिमांड कर रहे हैं कि एसटी का दे दो। अगर ऐसा चलता तो जेन्युइनली 2047 तक इंडिया एज ए डेवलप नेशन कभी नहीं बन पाएगा। ओके, तो आज का आर्टिकल यही समाप्त होता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का द इंडियन एक्सप्रेस यहीं पे खत्म होता है।